ठीक है फिर दोस्त, इस वीडियो में मैं तुझे जो है अनुच्छेद 124 से 147 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है और चैप्टर 4 है इसमें इसको बताया गया है संघ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान जो होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, क्या कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, वो सब यहाँ पे हम जानेंगे। और इसके अलावा अनुच्छेद 214 से 237 है जो ये पार्ट 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें चैप्टर 5 और 6 ऐड है दोनों। और हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या है, मतलब कि कुल मिला के 124 से 147 में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और 214 से 237 में जो हाई कोर्ट और स्टेट के अंतर्गत अन्य जो कोर्ट आ जाते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको देख लो और बाकी चैनल को चेक कर लेना, बाकी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसमें काफ़ी यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो है आर्टिकल 125 से 147 को देखेंगे जो पार्ट 5 है चैप्टर 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि यानी इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। देखो, ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका थी, लेकिन भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका को अधिक स्वायत्त, निष्पक्ष और शक्तिशाली बनाना चाहा, ताकि जो न्याय की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। फिर सभी जो संविधान सभा थी उसके मतलब उनकी जो चर्चाएं हो रही थी, बहस हो रही थी, उसमें ये विचार आया कि न्यायालय को विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते ये आदि जो है सुरक्षित हों और न्यायपालिका दबाव से प्रभावित न हो, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, किसी न किसी तरह का न्याय करने में दबाव बना सकते हैं, एक तरह के मोनोपोली आने की संभावना होती है। तो इसलिए जो है इसको हमेशा अलग रखा गया। हालांकि इंडिया की अभी हालत क्या है करंट में तो आप जानते ही हैं, वो तो कुछ यहाँ तो ईसी भी नहीं बच पाया है, तो बाकी चीज़ों को तो क्या ही बोले। ईसी आपको पता ही होगा, कभी ईसी पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, देखो ये स्वतंत्र बॉडी होती है, आपको पता है, और ये जब तक इतना इतना पावरफुल होता है, जब तक ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, मतलब सारी रिपोर्ट्स नहीं देता, सारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देता, तब तक ये खुद प्रेसिडेंट तक मतलब इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये इतना पावरफुल होता है, लेकिन क्या करें, जब करप्शन पीक पे पहुंचता है तो ऐसे ही होता है। खैर, एक न एक बात, एक न एक टाइम के बाद ये सब भी खत्म हो ही जाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रिटिश कानून एवं प्रथाएं तथा आगे के न्यायिक फैसलों का प्रभाव, जैसे अदालतों की जागरूकता, न्यायालय की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की परंपरा, संविधान निर्माताओं ने ध्यान में रखा, जिससे कि क्या होता है कि जो भी फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो सब कुछ एक निष्पक्ष तरीके से हो और किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। तो इसलिए ब्रिटिश कानून का क्या था, जो भी उनकी प्रथाएं थी जुडिशरी से रिलेटेड, उन सबको मतलब संविधान जो निर्माता थे इन्होंने ध्यान में रखा कि कैसे इसको हम और ज़्यादा बेटर तरीके से अपना सकते हैं। आगे देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया या जो न्यायपालिका को बनाया गया, इसको बनाने के पीछे के इनके मकसद क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित करना जो संविधान की व्याख्या और रक्षा कर सके, न्यायालय को लोगों के शोषण, अवैध निर्णयों, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के अति प्रयोग आदि से बचाव करने वाला अंग बनाना। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सरकार और राज्य के बीच जो भी विवाद होते हैं उन सबको क्या करेगा, निष्पक्ष उनका समाधान करेगा। मूल अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका को लिखित कानून में संविधान के अनुरूप चलने का दायित्व देना, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जुडिशरी को अलग रखा। ये उनका उद्देश्य था कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। अब जो यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं उनकी जो क्रमबद्धता है वो कैसी है, मतलब कैसे वो आर्टिकल्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनमें जो मतलब उनका शीर्षक है, विषय क्या है, किस चीज़ को वो देखते हैं और इनमें प्रावधान क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे एक सीक्वेंस में, एक टेबल के फॉर्मेट से। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं संगठन। इस आर्टिकल का जो विवरण है वो क्या है, ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है आपसे। सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, पर आवश्यक सलाह परामर्श से न्यायाधीशों की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो तथा 10 वर्ष की वकालत किया हो। कार्यकाल उम्र सीमा 65 वर्ष तक इसमें रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा
आर्टिकल 125 क्या कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, इनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन उनको मतलब दिया जाएगा। कानून द्वारा निर्धारित किया गया जाएगा कि नियुक्ति के बाद इस तरह के सेवा भावों टर्म्स में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जो उन्हें हानि पहुंचाए। आर्टिकल 126 क्या कहता है, मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी, यानी कि इनका एक्ट ऑफ चीफ जस्टिस, इसका क्या कार्यकारी है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तो वर्तमान न्यायाधीशों में से किसी एक को CJI का कार्यकारी बनाया जा सकता है। ठीक है। 127 आर्टिकल क्या कहता है, 127 अस्थायी न्यायाधीश, एडहॉक जज जिसको कहा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो किसी विशेष मामले के लिए राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है और सुनवाई में भाग लेने के लिए जब आवश्यक हो तो उनसे मतलब जजमेंट वगैरह भी करने के लिए उनसे डिस्कशन किया जाएगा। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहना, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसके फैसले एवं रिकॉर्ड होंगे, वह न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार रखेगा। आर्टिकल 130 फिर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय। ठीक है, यानी कि मुख्यालय दिल्ली में होगा और राष्ट्रपति द्वारा अन्य स्थान निर्धारित हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मुख्यालय वो इसका दिल्ली रहेगा। 131 आर्टिकल आपसे क्या कहने जा रहे हैं, मूल न्यायशाह क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार और एक अधिक राज्य के बीच आदि के मामले, संविधान आदि के तहत न्यायाधीशों के बीच उत्पन्न विवाद, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र होंगे। आर्टिकल 132 और 134 अपीलीय शक्ति हैं, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिसको कहा जाता है। उच्च न्यायालयों के फैसलों से नागरिक अपीलियर फौजदारी मामले आदि में अपील की शक्ति विशिष्ट शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के मामलों में ये रखते हैं। आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट द्वारा अपील, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामला कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा है, कोई कोर्ट मतलब कुछ भी ऐसा केस आ जाता है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा है कानून के समक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट अपील करने हेतु सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे वो दे सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 136 आपसे क्या कहने जा रहा है, स्पेशल लीव अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो किसी भी निचले न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश पर विशेष अनुमति स्पेशल लीव देकर अपील स्वीकार कर सकता है। यह शक्ति बहुत व्यापक है। ठीक है। आर्टिकल 137 निर्णय की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों आदेशों की समीक्षा कर सकता है और कुछ शर्तों एवं कानूनों के अधीन ये सब मुमकिन है। आर्टिकल 138 से 139 जो है सहायक न्यायालय तथा प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है, सप्लीमेंट्री पावर्स ऑफ द प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न सहायक जो ऑक्सिलरी न्यायालयों से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के मामले या इनका मामलों का हस्तांतरण जो होता है, न्यायालय प्रक्रिया निर्धारित करना आदि, ये सब यहाँ इसके अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं 140 की, तो संसद को पूरक अधिकार प्रदान करना है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो संसद को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट को सहायक या पूरक शक्तियां प्रदान करें, बशर्ते कि वह संविधान से विपरीत न हो। ठीक है। 141 क्या कहने जा रहा है आपसे आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के बाध्यकारी हैं, बाइंडिंग नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिक्लेयर्ड जो भी होगा पूरे देश में सभी न्यायालयों पर लागू किया जाएगा, उसको सभी को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 142 पर आपसे क्या कहने जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या डिक्री को लागू करना, एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट किसी भी आदेश या डिग्री पारित कर सकता है जिसे कानून के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय एवं समानता सुनिश्चित करने वाले आदेश, जबकि इसकी जरूरत हो, न्यायालय के आदेश पूरे देश में प्रभावी होंगे। ये सभी इसी के अंतर्गत ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 143 सलाह अधिकार एडवाइजरी, यानी कि यदि राष्ट्रपति को लगे कि किसी मामले में संविधान व्याख्या या कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वह सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है कि कोर्ट अपनी राय देगा। 144 से 145 में
अन्य न्यायालयीय शक्तियां और नियमावलियां हैं, रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो अपने आप को नियम प्रणाली बनाने का अधिकार रखे, कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करे, न्यायालयीय प्रक्रिया, फीस, अनुमति पत्र, संविधान द्वारा निर्धारित अन्य कानूनों के अधीन ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। आर्टिकल 146, वकील पूर्व प्रतिनिधि, एडवोकेट एंड इट इज, न्यायालयीय कार्यों में अधिवक्ताओं की भूमिका, कुछ मामलों में वकील पूर्व प्रतिनिधि होना आवश्यक है। न्यायालयीय पेशेवरों से संबंध और अधिकार यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और आर्टिकल 147 क्या कहता है कि व्याख्या, यानी कि यहाँ पे इसके इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे ऐड की गई है। इस अध्याय में चैप्टर 4 में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या की, किन शर्तों में कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, संविधान की व्याख्या के संबंध में, प्री संवैधानिक अधिनियमों आदि से संबंधित मामलों में, और इंटरप्रिटेशन शब्द किस तरह से लिया जाएगा, वो सब यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का मतलब काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि न्यायालयीय निर्णय और विकास कैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ है। तो वो सारी चीज़ों मतलब जो 2-3 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जज ट्रांसफर केस था ये, एसपी गुप्ता केस, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भी जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की अधिसत्ता, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत एवं न्यायिक स्वतंत्रता पर फैसले यहाँ पे होने शुरू हुए थे। इसके अलावा जो है एनसीपीसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का मामला, 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित किया था। इसके अलावा स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव अपील शक्ति, समीक्षा शक्ति आदि पर कई फैसले हुए हैं, जहां न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि वे शक्तियां किसी हद तक प्रयोग होंगी, कि ये शक्तियां किस हद तक प्रयोग की जाएंगी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट संविधान की श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है, यह न्यायपालिका के उद्देश्य एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाता है, निर्णयों की समीक्षा एवं नियोजित प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, देश भर में कानून की समान व्याख्या सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो स्टेट के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसी है। यानी कि आर्टिकल 214 से 247 जो हैं, पार्ट 6 चैप्टर 5 और 6 जो है हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्र, इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, इसके बैकग्राउंड की। ब्रिटिश काल में प्रदेश में उच्च न्यायालय बनी थी, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय अधीनस्थ व्यवस्था का हिस्सा थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की थी। यह सुनिश्चित करना कि राज्य के न्यायालयों की संरचना, शक्ति की नियुक्ति आदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रूप में हो और मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यों के विधिक नियंत्रण की व्यवस्था बनाई गई। तो ये सब इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड है। अब बात करते हैं फिर इनके उद्देश्य की। उद्देश्य क्या था इनका। देखो, उद्देश्य तो आपको पता है कि भाई जस्टिस दिलाना, सीधी सी बात है। न्याय की पहुंच, हर राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, निचली अदालतें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होने चाहिए जी, कार्य प्रणाली नियंत्रण में होती है, जहां से उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण, सुपरिंटेंडेंस होनी चाहिए, नियुक्ति तथा सेवा शर्तों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है और न्यायपालिका के विविध स्तरों में समन्वय होना, ताकि कानून का समान अनुप्रयोग और गति बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ये कैसे इनका सीक्वेंस में हम इनको देखेंगे और इनसे संबंधित प्रावधानों को हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले 214 आर्टिकल ये क्या कहता है, इसका मतलब शीर्षक क्या है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब देखो, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और संविधान लागू होने से पहले ही हाई कोर्ट को उस राज्य के हाई कोर्ट के रूप में माना जाएगा। 215 के अनुसार हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसके फैसले और आदेशों का रिकॉर्ड रहेगा और अदालत की अवमानना की शक्ति कंटेम्प्ट होगी। ठीक है, 216 आर्टिकल आपसे कहता है हाई कोर्ट का संगठन, यानी कि कैसे बनेगा। प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति की नियुक्ति के मतलब किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा और न्यायाधीशों की संख्या काम के बोझ के अनुसार तय की जाएगी कि कितना वहाँ पे काम, उस हिसाब से वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 217 आर्टिकल आपसे कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त परामर्श, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट आदि से योग्यता, यानी कि इनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कम से कम 10 वर्ष वकालत की हो इन्होंने, न्यायिक कार्यालय में सेवा किया हो,
उम्र जो है 62 वर्ष तक की यहाँ पे हो सकती है और नियुक्ति निकासी आदि सीधी एवं पारदर्शी हो सकती है। ठीक है। अब आर्टिकल 218 से 224 आपसे क्या कह रहा है? अतिरिक्त न्यायाधीश, अंतरिम न्यायाधीश और एक कार्यकलाप आदि के प्रावधान। यानी कि जब न्यायाधीशों की संख्या अपेक्षित न हो, अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल जज की नियुक्ति, अंतरिम न्यायाधीश, न्यायालय की सीटें, न्यायालयीय कार्यवाही आदि नियमावलियां यहाँ पे बनाना होता है इनको। ठीक है। 226 जो आर्टिकल है ये आपसे कहता है हाई कोर्ट के रिट अधिकार, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू बी इशू सर्टेन रिट्स। हाई कोर्ट का अधिकार है कि वह लिख पत्र यानी कि रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हबीस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, रिटोरारी, क्योज, वारंटो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए और एनी अदर पर्पसेस के लिए इनको जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 227 आपसे कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण, सुपरिंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकारों में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, ट्रिब्यूनलों की निगरानी करे, रिकॉर्ड मंगाए, निर्देश दे, प्रकरणों का हस्तांतरण करे। आर्टिकल 230 क्या कहता है? संघ क्षेत्रों में राज्य सीमाओं के पार फैलाव, विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन एंड यूनियन टेरिटरीज। यदि आवश्यक हो तो किसी हाई कोर्ट की न्याय क्षेत्र को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज को बढ़ाया जा सकता है या कुछ राज्यों के लिए समान हाई कोर्ट आदि प्रोवाइड कर सकते हैं। और 231 आर्टिकल 2 या अधिक राज्यों, संघ क्षेत्रों के लिए एक सामान्य हाई कोर्ट होगा। इसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों या राज्य, संघ क्षेत्र आदि के लिए एक सामान्य हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। 233 से 237 आर्टिकल्स अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति एवं नियंत्रण, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिला न्यायालयों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारों की नियुक्ति, प्रोन्नति, अवकाश, पोस्टिंग आदि, उच्च न्यायालयों द्वारा नियंत्रण, विभिन्न राज्य सरकारों व उच्च न्यायालयों के बीच संतुलन, ये सब इन 233 से 237 के आर्टिकल्स में दिया गया है। अब देखो इसमें क्या कुछ मामले थे जिनसे कि इसमें विस्तार हुआ, न्यायालयीकरण में प्रैक्टिस में विकास जिसने दिया, मतलब कैसे इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। हाई कोर्ट में रिट अधिकार आया, रिट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 226 का प्रयोग बहुत विस्तार से किया गया है ताकि नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। कई मामलों में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध निर्णयों को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि मामलों में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता और न्याय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइन बनाए गए हैं। न्यायालयों की संख्या में न्यायाधीशों की कमी, मामलों की देरी, पेंडेसी आदि समस्याएं समय समय पर सामने आई है और इन्हें दूर करने के लिए योजनाएं और संसाधन बढ़ाने की मांग हुई है। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इनका आपस में संबंध देखेंगे। आर्टिकल 124 से 147 और 214 से 237 का आपस में संबंध है, वो समग्र महत्व क्या है इनका। तो देखो ये अनुच्छेद मिलकर भारत में न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर, पावर और कंट्रोल को, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और नीचे की अदालतों में राज्य में न्यायपालिका की पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका में संघ केंद्र स्तर सुप्रीम कोर्ट और राज्य स्तर हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों पर न्याय की समानता, मतलब जो है समान होनी चाहिए, व्यवस्था समान होनी चाहिए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय की शीघ्रता, न्याय की पहुंच, मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये सभी अनुच्छेदों में अधोसंरचना पाते हैं। न्यायपालिका के निर्णयों का बाध्यकारी होना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, न्यायालयों की प्रक्रिया और रिकॉर्डीकरण आदि से न्याय की पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक, तो ये इनका थोड़ा सा एक कह सकते हो कि इनका आपस में ये संबंध है। कहने का कुल मिला के ये है कि जो जस्टिस है, जो न्याय प्रक्रिया है, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सिर्फ संघ केंद्र तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, वो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट तक, छोटे से छोटे लेवल तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट जनरली सिर्फ केंद्र के मामलों को देखेगा, लेकिन छोटे लेवल के जो भी मामले हैं उनके लिए एक पत्र जारी किया जाएगा जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।